नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पटना भभुआ इंटरसिटी ट्रेन में गैंगरेप की एक बड़ी घटना हुई है। बीती रात महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सासाराम जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटना भभुआ इंटरसिटी ट्रेन में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है और बीती रात ये घटना घटी है जहां महिला के साथ गैंगरेप किया गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सासाराम जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। चलती ट्रेन में गैंगरेप से जुड़ा हुआ ये मामला इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बीती रात महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। प्रमोद हमारे साथ अपडेट के लिए चलते हैं उनके पास। प्रमोद, क्या अपडेट है अभी? जी विवेक, मैं बता दूं कि अपडेट यही है कि एफआईआर दर्ज हो गया है और एक आरोपी, दो आरोपी पर मामला दर्ज हुआ है। एक तो गिरफ्तार रात में ही हो गया था, एक फरार है जिसके लिए जीआरपी लगातार छापेमारी कर रही है। और मैं बता दूं कि पटना से भभुआ इंटरसिटी आ रही थी तो और रात मैंने यही लास्ट स्टॉपेज भभुआ रोड में ही होता है और उसी दौरान दो आरोपियों ने जो है महिला के साथ दुष्कर्म किया और जिसको जीआरपी को देखते हुए फरार होने के क्रम में एक गिरफ्तार हुआ और एक फरार हो गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दो में से एक आरोपी धर दबोचा गया, हालांकि उसकी पहचान कर ली गई है और उसकी जांच के दौरान उससे कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसके आधार पर दूसरे आरोपी की भी जल्द ही गिरफ्तारी संभव है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इस वक्त पटना भभुआ इंटरसिटी ट्रेन में गैंगरेप की एक बड़ी घटना बड़ी खबर के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर पटना में बेखौफ अपराधियों ने एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। घटना दीघा थाना क्षेत्र की है। वहीं हत्या की घटना के बाद गुस्साए लोगों ने दीघा दानापुर मार्ग को जाम कर दिया। बीच सड़क पर अगजनी की जमकर हंगामा किया। मृत छात्र का नाम रोहित बताया जा रहा है कि रोहित मैट्रिक का छात्र था और वो घर में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके दोस्त ने फोन कर उसे बुलाया। बाद में रोहित के घर लौटने में देर होने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन रोहित का कोई पता नहीं चला। आज सुबह एक शख्स ने परिजनों को फोन कर दीघा नहर के किनारे रोहित के शव होने की आशंका दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। शायद हम सब टीवी देख रहे थे, उस रूम में पढ़ रहा था। पढ़ रहा था तो कोई फोन आया होगा तो गया होगा। किसका फोन था? किसका फोन था? तो फोन तो किसी का आया होगा। हम सब उस दूसरे रूम में थे, ठीक ना, टीवी देख रहे थे। तो आया था तो चल गया। उसका फोन इसको कर रहे तो बोला आ रहे। उसका फोन कौन बताने लगा। और इधर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि बिहार में क्राइम कंट्रोल में है। डीजीपी साहब ने अपराध के बढ़ते आंकड़ों को भी नकार दिया। यही नहीं, डीजीपी ने अपनी पुलिस की सराहना भी की। हिंदुस्तान में किस राज्य की फोर्स है जो सत्तू और प्याज लेकर के और चूड़ा और गुड़ सूखा राशन लेकर के एक महीना घूम करके ड्यूटी करेगा इतनी मुस्तैदी से? केवल पुलिस के रोकने से अपराध रुक जाएगा? आप जात के नाम पर अपराधी को समर्थन देते हैं, संरक्षण देते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसकी जमानत कराते हैं, उसको छुपाते, उसको सम्मान देते, उसको माला पहनाते, उसको अपना हीरो मानते हैं समाज का। जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, दल के नाम पर अपराधियों को जब तक संरक्षण मिलेगा, समर्थन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो अपराध की संस्कृति तो फले फूलेगी। देश के किसी राज्य से तुलना कर लीजिए, बिहार पुलिस बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करती है और बिहार पुलिस का काम बहुत अच्छा है। और वैशाली के महुआ में कपड़े की दुकान में लगी आग से जलकर 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त दोनों दुकान में सो रहे थे और इसके बाद में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मृतक का नाम मनजीत कुमार और भरत शाह था और इस हादसे के बाद मौके पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। आग लगने के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए कि काफ़ी धुआं निकल रही, दुकान से शटर तोड़ा गया। उस जगह पे जितना भी जो सामान था, तो बालू वगैरह था, मिट्टी था, लोग फेंका, लेकिन उससे भी वो काबू नहीं पा पाया गया। फिर अग्निशमन वाले को फ़ोन किया गया, वो भी आए और उसके बाद फिर काफ़ी मशक्कत के बाद 2-3 घंटा लग गया लगभग और उसके बाद टूटा। उसके बाद दोनों व्यक्ति का डेड बॉडी उसमें से निकला।
हमको तो सवेरे पता चला कि दुकान में आग लगा हुआ है, तो हमको आदमी ने फ़ोन किया कि जल्दी आवा हो तो दुकान में आग लगा हो। हम उसी आए, उसी घटना बीच में क्या हुआ तो हम नहीं बता सकते हैं। और सिवान में चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। चोरों ने 300 साल पुराने मंदिर से भगवान के श्रद्धातु की मूर्ति चोरी कर ली। चोरों ने कृष्ण जी और राम जी की 2 कीमती मूर्ति समेत सोने की चेन और बांसुरी पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर के गेट का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी के बाद से लोगों में आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से जल्द मूर्ति बरामद करने और चोरों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हम लोग यहाँ भोग लगा करके शाम को हम अपने घर चले गए और सुबह आकर देखते हैं यहाँ ताला टूटा है, मूर्ति की चोरी हो गई है। लोग यहाँ पर जुटे हुए। रात में भोग लगा के चले गए और वो पास में उनका घर है, घर चले गए। सुबह में गांव वाले देखने आए मंदिर में पूजा के लिए, तो उन्होंने बताया कि ताला टूटा हुआ है और मूर्ति गायब है। और छपरा सदर अस्पताल में शव से आंख गायब। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां छपरा सदर अस्पताल से खबर आ रही है कि शव से आंख गायब है। प्रबंधन पर शव से आंख गायब करने का आरोप लगा है। उपाधीक्षक ने मेडिकल बोर्ड को आदेश दिया है जांच करने का और शव का पोस्टमार्टम करने का ये भी आदेश था, लेकिन शव से आंख नहीं है शव में। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो शव पोस्टमार्टम के लिए आते हैं उसकी देखरेख के लिए कौन जिम्मेवार है। हमारा जब पोस्टमार्टम का ऑर्डर हो गया, डॉक्टर जब बोल दिया कि बॉडी डेथ कर गया है, तो उसको उनको सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए था। वो ले जाकर के स्टोर रूम में लाश को ऐसे ही फेंक दिए। तब यही है कि सर वहाँ कचरा है, उसमें एक पगली रात को बैठी थी, उसमें कोई व्यवस्था नहीं था, ऐसे ही किसी को आने ना जाने दिया जा रहा था। उसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। ये तो सर हॉस्पिटल की जो है कुव्यवस्था। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मुर्दे की आंख गायब हो गई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन अभी इस पर कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन डीएस ने जरूर दावा किया है कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है और मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि असली मामला क्या है। लेकिन इतना तय है कि अस्पताल में जिस तरह मुर्दे के साथ लापरवाही बरती गई है, उससे अस्पताल प्रबंधन की भूमिका पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और बड़ी खबर है नालंदा से, जहां बाइक सवार अपराधियों ने बंधक बैंक के मैनेजर को गोली मार दी है और गोली मारने के बाद अपराधी मैनेजर से 80,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घायल अखिलेश कुमार का इलाज बिहार शरीफ सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि अखिलेश कुमार नूरसराय से पैसे लेकर चंडी जा रहे थे और इसी दौरान थरथरी थाने के प्रतापपुर मोड़ के पास अपराधियों ने अखिलेश को गोली मारी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और दिल्ली में बीजेपी से जेडीयू के गठबंधन पर जेडीयू के राज्यसभा सांसद पवन वर्मा ने नाराजगी जताई। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अपील की है कि बीजेपी से गठबंधन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से विचार करें। पवन वर्मा ने गठबंधन को उलझा हुआ फैसला बताया और आपको बताएं कि जेडीयू ने पवन वर्मा को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं करने पर जेडीयू के दिल्ली प्रभारी संजय झा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पार्टी जरूरत के हिसाब से नाम तय करती है, डिमांड के हिसाब से हमने सूची बनाई है। तो जो आपके उम्मीदवार हैं स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम नहीं है, पवन वर्मा, प्रशांत किशोर, इसको लेकर के सवाल खड़े, उनको पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया है, क्या माना जाए? दिल्ली में उनकी जरूरत नहीं है। पार्टी में जैसे जिसकी जरूरत होती है, जहां पर जो डिमांड होता है उसी हिसाब से लिस्ट बनता है। तो जिसकी जरूरत ही हमारे प्रत्याशी को, उसी हिसाब से लिस्ट बन करके आया है। और जेडीयू में प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को किनारे लगाने पर अब सियासत जारी है। दोनों नेताओं से खुन्नस खाई बीजेपी को हमले का मौका मिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। 2 सीटों के लिए 20 स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, लेकिन हर मुद्दे पर मुखर रहने वाले प्रशांत किशोर और पवन वर्मा का नाम शामिल नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं दोनों को नागरिकता कानून और एनआरसी पर पार्टी लाइन से अलग राय रखने की सजा तो नहीं मिली है। प्रशांत और पवन दोनों ने खुलकर अपनी राय रखी थी, जो पार्टी के कई नेताओं को पसंद नहीं आई। हालांकि पार्टी का कहना है कि लिस्ट उपयोगिता के मुताबिक बनती है। अन्यथा नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि संजय जी वहाँ प्रभारी हैं, आरसीपी जी हैं
और उसको जो नीड लगा होगा कि किन किन लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव तो कुछ समीकरण पर भी होता है, तो ऐसा उनको लगा होगा कि अभी चूँकि बड़े तबके के लोग नेता हैं तो दिल्ली की चुनाव में अभी उनकी कोई आवश्यकता नहीं महसूस हुई। प्रशांत और पवन की टिप्पणी बीजेपी को पहले ही चुभती रही है। जेडीयू के फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि दोनों की पहचान नीतीश कुमार की वजह से है और पार्टी लाइन के खिलाफ जाने वालों को कौन स्टार प्रचारक बनाएगा। वहीं आरजेडी का कहना है कि जेडीयू का बड़ा खेमा नेतृत्व से नाराज है। प्रशांत किशोर और पवन कुमार वर्मा, इनके चेहरों को जानता कौन था? आज भी पवन जी को तो कोई जानने वाला है नहीं। थोड़ा बहुत अगर पीके को कोई जान रहा है तो उसमें नीतीश जी का हाथ है, और अगर बेसिकली कोई पीके को कोई जानता है तो एक व्यवसायी के तौर पे जानता है। अब तो कितने लोगों को आप बाहर करेंगे? पूरी पार्टी के नेता के अंदर ये मन में आक्रोश है, जिसका समर्थन जेडीयू का नेतृत्व ने किया है जिस मुद्दे का, उससे सारे लोग घबराए हुए हैं जिनको धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है। लिस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ लोकसभा के 7 और राज्यसभा के 3 सांसद हैं। इसके अलावा नीतीश मंत्रिमंडल के कई सदस्यों का नाम भी लिस्ट में है। पिछले चुनाव में खाली हाथ रहने वाला जेडीयू इस बार बीजेपी के साथ चुनावी मुकाबले में है। बीजेपी ने बुराड़ी और संगम विहार की सीट जेडीयू के लिए छोड़ी। पटना से आनंद अमृतराज के साथ नील कमल की रिपोर्ट। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन हुआ है। जेडीयू ने बुराड़ी और संगम विहार से अपने प्रत्याशी को उतारा है। बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार और संगम विहार से बीजेपी के पूर्व विधायक SCL गुप्ता जेडीयू के उम्मीदवार हैं और आज उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान जेडीयू के दिल्ली प्रभारी संजय झा भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू हुआ है। जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, संगम विहार और बुराड़ी से। संगम विहार से जो प्रत्याशी हैं SCL गुप्ता, वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुद SCL गुप्ता, और साथ में जेडीयू के जो दिल्ली के प्रभारी महासचिव हैं संजय झा, वो भी मौजूद हैं। संजय जी, पहली बार गठबंधन हुआ है जेडीयू बीजेपी का दिल्ली में, कितनी मजबूती मिलेगी इससे जेडीयू को भी और बीजेपी को भी? दोनों को मिलेगी, और एक बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग यहाँ रहते हैं जो केजरीवाल सरकार बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, जिनको पूरी तरह 5 साल से इग्नोर किया गया। हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर SCL गुप्ता, जो पहले यहाँ से संगम विहार से विधायक भी रहे और बहुत ही प्रोमिनेंट डॉक्टर हैं बत्रा हॉस्पिटल में। और जब संगम विहार का आप हाल देखिएगा 5 साल में, जहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं, और हम आपको जरूर आग्रह करेंगे कि एक बार जा करके इंटरनल रोड जरूर देखिए संगम विहार का। इस बार जो बिहार में भी काम नीतीश कुमार जी ने किया है, उसका फायदा एनडीए को दिल्ली के चुनाव में 100% मिलेगा। उधर गया में हो रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का अंतिम दिन है और सम्मेलन के अंतिम दिन यानी कि आज गया के गांधी मैदान में जनसभा होने वाली है। सभा में पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के तमाम नेता शामिल होंगे। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी सभा को संबोधित करेंगे। तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। सम्मेलन के अंतिम दिन सीपीआई अपना एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में सभा कर रही है, जो गया के गांधी मैदान में आयोजित है, और इसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर के नेता शामिल हो रहे हैं। और मुख्य रूप से कन्हैया, जो जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो इस सभा में आ रहे हैं और यहाँ भाषण देंगे। तो तैयारी पूरी की गई है और इस गांधी मैदान में ये सभा होगी। तो जो चुनावी साल है उसमें ये सम्मेलन किया जा रहा है, और जो सम्मेलन हुआ है उसमें ये निर्णय हुआ है कि जो भाजपा जेडीयू गठबंधन है उसके खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बने बिहार में, और उसमें संभव हो तो राजद के साथ पूरी वामपंथी पार्टी एक साथ आवे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। और जेडीयू अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को थार देने के लिए एक बार फिर से राजगीर में प्रशिक्षण शिविर करने जा रही है। 22 और 23 जनवरी को जेडीयू का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। हालांकि इस प्रशिक्षण शिविर में ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार शरीक हो रहे हैं और ना ही प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, और तो और प्रशांत किशोर भी इस शिविर से अपने आप को अलग रखा हुआ है। और इधर इस प्रशिक्षण शिविर पर आरजेडी और कांग्रेस तंज कस रही है। हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आदरणीय RCP सिंह जी, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जनता दल यू के सदन के नेता हैं,
वो संगठन प्रभारी है तो वही बताएंगे, इसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते। कई जगहों पे कई तरह के कार्यक्रम है। नीतीश कुमार जी एक सेंसिबल लीडर है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। उनकी अपनी व्यस्तता कहीं ना कहीं होगी। जदयू पार्टी के अंदर बहुत दिन से खटपट चल रही है और अब ये जो खटपट है, जो ग्रुपबाजी है, ये खुल करके सामने आ गया है। पार्टी ग्रुप में बट गई है और ये जो प्रशिक्षण शिविर में कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं जा रहे, प्रशांत किशोर जी नहीं जा रहे, तो शायद ग्रुपबाजी अब एकदम सामने आ गई। इतना भी प्रशिक्षित कर लें अपने कार्यकर्ताओं को, जनता के नज़र से जेडीयू अब गिर चुकी है और लोगों को लग रहा है कि सरकार ने उसे निराश किया है। इधर जोगबनी विराटनगर में दूसरे एकीकृत चेक पोस्ट की आज से शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की और ये चेक पोस्ट व्यापार और आवागमन को आसान करने के लिए भारतीय मदद से बनाए गए हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पड़ोस के सभी मित्र देशों के साथ यातायात सरल बनाने में जुटा है। भारत और नेपाल सीमा पार कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे सड़क, रेल और ट्रांसमिशन लाइनों पर काम कर रहे हैं। नेपाल के चहुमुखी विकास में नेपाल की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत एक विश्वसनीय पार्टनर की भूमिका अदा करता रहा है। नेबरहुड फर्स्ट मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है और क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को बढ़ाना इस पॉलिसी का एक प्रमुख ध्येय है। हम दोनों देशों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हमारे जीवन को और नजदीक से जोड़ती है और हमारे दिलों के बीच नए रास्ते खोलती है। कनेक्टिविटी न सिर्फ देश के बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक कैटलिस्ट का काम करती है। और आगे देखिए, थाने में बजी शहनाई। खबर है सुपौल से, जहां के त्रिवेणीगंज थाने में देर रात एक प्रेमी जोड़े की शादी थानाध्यक्ष की पहल पर करा दी गई। थानाध्यक्ष की पहल पर 3 महीने का प्यार शादी में तब्दील हो गया। दरअसल 3 महीने पहले लड़का लड़की की मुलाकात मधेपुरा के गम्हरिया स्थित एक कोचिंग संस्थान में शिक्षक शिक्षिका के रूप में हुई। कुछ दिनों पहले लड़की मधेपुरा से अपने घर सुपौल आ गई और उसी से मिलने लड़का सुपौल पहुंच गया, जहां लड़की के घर वालों ने उसे देखा और पकड़कर त्रिवेणीगंज थाने के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद प्रेमी बिट्टू राजा के परिजनों को थाने बुलाया और फिर लड़की के परिजनों को बुलाकर घर वालों की रजामंदी के बाद दोनों की शादी करा दी गई। जलपुरी का जो है विवाह हिंदू रीति रिवाज के द्वारा करवाया गया। कुछ पता है लड़का लड़की के बारे में, कहाँ का है, क्या है? लोगों से पता चला जो लड़का कोसली पट्टी मधेपुरा जिला का है, गम्हरिया के पास है, और लड़की लाल पट्टी की है। शादी हो गया? शादी हो गई हिंदू रीति रिवाज के। शादी किससे शादी किया है? कब से जानते हो उसको? 3-4 माह। इससे पहले प्यार कर रहा था तुम उससे? कितने दिन से प्यार कर रहा था? 3-4 माह। अभी कहाँ पे हो? शादी उसी लड़की से हुआ है? कौन करवाए शादी? थानाध्यक्ष। और दरभंगा के गांधीनगर कटरहिया मोहल्ले के लोगों ने जलजमाव के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने रैली निकालकर नगर निगम तक मार्च किया और इस दौरान उनके हाथों में झाड़ू भी दिखी। लोगों का कहना है कि पिछले कई साल से सड़क पर जलजमाव की स्थिति है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। ठंड के मौसम में समस्या और भी बढ़ गई। आक्रोशित लोगों ने नगर आयुक्त को चिट्ठी देकर जल्द निजात दिलाने की मांग की। नगर आयुक्त ने भी 15 दिन में समस्या के स्थायी समाधान का भरोसा दिलाया है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, लोग बूढ़े बच्चे और समझिए कि इस समस्या के शिकार हैं कि हम लोग कहीं घर से निकल नहीं सकते हैं। ठंडी का समय है, ऐसे समय में रेलवे का दोहरीकरण हो गया, जिस कारण जो नाला का रास्ता का पानी था वो रास्ता बंद हो चुका है, जिस कारण पूरी पानी जो है गंदा पानी जो नाला का पानी है वो सड़कों पर आ चुका है, लोगों के घरों में आ चुका है। लोग परेशान हैं, आज से नहीं लगातार लगभग 4 महीना से ये जल जमाव की समस्या लगातार उत्पन्न हो चुकी है। कुछ
अतिक्रमण के चलते और कई सारे इश्यूज थे जिसके कारण पानी का जल जमाव हो गया था। उसी चीज़ को हम लोग ने पहचाना और उसी क्रम में हमने 21 लाख की एक योजना स्वीकृत की है और उसका काम तेज़ी गति से चल रहा है और मैं आशा करता हूँ आने वाले 10 से 15 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। उसके उपरांत जो भी जल संकट वहाँ पे या जल जमाव की समस्या है वो परमानेंटली उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हर एक योजना के पीछे मकसद बड़ा होता है। योजना की लॉन्चिंग भी बड़े तामझाम के साथ होती है, लेकिन लॉन्चिंग के बाद जब उसे महत्वाकांक्षी योजना की सुध नहीं ली जाती तो निराशा होती है। जल जीवन हरियाली मिशन की एक ऐसी योजना है, लेकिन मुजफ्फरपुर में उसकी पड़ताल तल्ख सच्चाई बयां कर रही है। जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत करने मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पानापुर के इसी जगह पर आए थे। ये पुराना पोखर है जहाँ की तालाब है और इस तालाब का जीर्णोद्धार हुआ। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में यहाँ वृक्ष लगाए गए और उन सैकड़ों वृक्षों में आप देखिए, ये मैं एक वृक्ष दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये सूख चुका है। इसी तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ वृक्ष जो हैं वे सूख गए हैं। हालांकि कई सारे वृक्ष अभी भी जीवित हैं, बचे हुए हैं। 24 नवंबर को उत्सवी माहौल के बीच मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली यात्रा की शुरुआत की थी। कांटी के पानापुर में इसके लिए 3,20,000 की लागत से 200 पौधों का रोपण भी किया गया था, लेकिन लॉन्चिंग के बाद योजना की सुध नहीं ली गई और 2 महीने के भीतर ही 200 में से 150 पौधे सूख गए हैं। हमारे मुजफ्फरपुर में और जल जीवन हरियाली जो उनका एक बहुत कल्याणकारी योजना है उसको चला रहे हैं बिहार में। बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उसकी धरातल पर सच्चाई को भी उनको अवलोकन करते रहना होगा। जिले में जल जीवन हरियाली मिशन की लॉन्चिंग के वक्त कई नल भी लगाए गए, लेकिन इन नलों से अब पानी नहीं निकलता। सीएम यहीं आए थे तो नल जल योजना के बहुत सारे टेप से यहाँ लगाए गए थे। एक टेप यहाँ है, जरा सहयोगी दिखाएंगे इसको, करीबा के दिखाइए कि ये टेप देखिए कि ये एक बार मैं इसको खोलता हूँ फिर बंद करता हूँ, इसमें पानी नहीं है। तो अभी ये पानी नहीं है, पता नहीं इसके क्या हालात हैं, स्थानीय लोग यहाँ बताएंगे। क्या है इस नल की हकीकत? सर यहाँ पर ऐसे जो आते हैं, जहाँ पर ये टंकी बना हुआ है नल को पानी आने वाला, तो वहाँ पर सर जो जिसको पास में डिप्टी है वो नहीं चालू करता होगा, सुरक्षा नहीं कर रहा है, तब ना पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है। मुजफ्फरपुर के पानापुर में पौधारोपण के साथ साथ पानापुर पंचायत भवन और RTPCS काउंटर का सीएम ने इसी परिसर में उद्घाटन किया था, लेकिन लाखों खर्च के बावजूद भी ये भवन हाथी के दांत ही साबित हो रहे हैं। जब मंदिर के पुजारी हैं जी, तो मंदिर तो परिसर में है, इसलिए रोज हमको आज भी बंद है सर। मतलब आज मैं देखा भी नहीं, उन लोगों को आते ही नहीं देखा। जी। जल जीवन हरियाली मिशन एक शख्स मात्र का सपना नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का भविष्य है और ऐसी योजना में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है ताकि जल जीवन हरियाली मिशन कामयाब हो सके। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।